हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था। ठीक है जी। आज मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कराना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, देखना ज़रा। पहले एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ तो सुनना ज़रा। मान लिया मैंने दो चार्जेस ले लिए, एक मान लो 2 कूलाम का ले लिया, एक ले लिया 4 कूलाम का। ठीक है जी, एक 2 कूलाम ले लिया, एक 4 कूलाम ले लिया। इनके बीच की डिस्टेंस मान ली, फिर डिस्टेंस नहीं, अपन क्या ले लेंगे, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इनके। ठीक है जी, मैंने इसको लिख दिया 1,2 और इसको लिख दिया -1,3 ले लीजिए। ठीक है जी, इस प्रकार मैंने ले लिया। ठीक है, आपको लिखना है कूलाम्स लॉ को रिप्रेजेंट कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, रिप्रेजेंट कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आप लोग देखना जरा ध्यान से। आप लोग चाहो तो इसको एक को प्लस ले लो, एक को माइनस ले लो। ठीक है जी, अब अपने को बात है कि भाई R1 वेक्टर निकाल ले। पहले अपन क्या करते हैं, R1 वेक्टर निकाल लेंगे। R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, 1i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है जी, इसी तरीके से R2 वेक्टर लिख देंगे। R2 वेक्टर क्या होगा भाई, -1 i कैप प्लस 3j कैप। समझ में आता है। अब क्या होगा भाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कूलाम्स लॉ, या फिर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -4 कूलाम इन वेक्टर फॉर्म। -4 कूलाम इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, तो मैंने R1 वेक्टर लिख दिया, R2 वेक्टर लिख दिया। आगे अपन बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि अपने को -4 कूलाम की बात करनी है। मैं -4 कूलाम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको अपन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी। या फिर आप लोग डायरेक्शन कुछ नहीं निकालना चाहते तो आप लोग सीधा सीधा ये याद रख लो भाई, अपन ने क्या पढ़ा था, Q1 Q2 को साइन के साथ लेना है। ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है जी, जिसके ऊपर फोर्स निकालना है उसको क्या लिखते थे अपन, R2 माइनस R1 वेक्टर लिखते थे। ठीक है जी, तो जो R वेक्टर जो होता था उसका हेड किस तरफ होता था, जिस आवेश के ऊपर अपने को फोर्स निकालना होता था, जिस आवेश के ऊपर अपने को फोर्स निकालना होता था उस तरफ क्या होता था, R वेक्टर का हेड होता था। ठीक है जी, अपने को -4 कूलाम के ऊपर निकालना है तो अपन कैसे लिखेंगे भाई, R2 माइनस R1 वेक्टर करेंगे। भाई यहाँ पे क्या, R2 ये है, R1 ये है। ठीक है जी, तो क्या लिख देंगे अपन, फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में जो लिखेंगे, फोर्स ऑन -4 कूलाम, कैसे लिखेंगे, के Q1 कितना है भाई, 2 कूलाम -4 इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करेंगे। ठीक है जी, तो R2 वेक्टर क्या होगा, -1 i कैप प्लस 3j कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप अपॉन जो भी R वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्यूब कर देंगे। तो अपन पहले R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इधर ना लिख के अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्या आएगा भाई, आप लोग देख सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2i कैप आ जाएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा, प्लस j कैप आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड जो निकालोगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा कितना, √5। तो आप लोगों ने देखा कि क्या आ गया, -2i कैप प्लस j कैप, -2i कैप प्लस j कैप अपॉन क्या लिखोगे, √5 जो है उसका स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्स ऑन -4 कूलाम ड्यू टू 2 कूलाम इज इक्वल टू क्या आएगा,
इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या जाएगा 8k 4i कैप माइनस j कैप अपॉन 5, और किस में जाएगा, न्यूटन में जाएगा। ठीक है जी। देखो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ऐसे बोल सकते थे कि सर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर का जो हेड होगा, यहाँ पे जो आर वेक्टर का जो हेड होगा भाई आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो सीधा सीधा ऐसे। ठीक है जी। यहाँ पे जो आर वेक्टर का जो हेड होगा इस वाले प्रॉब्लम में वो किस तरह होगा, 2 कूलम की तरफ होगा, 2 कूलम की तरफ होगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर यहाँ पे इनको साइन के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, 2 इंटू 4 इंटू, और फिर क्या करोगे, इस R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप अपॉन रूट 5। ठीक है जी, सिंपली ऐसे कर दोगे। तो यहां पे भी वही हो रहा है भाई, 2i कैप है, अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कर दिया, तो 2i कैप माइनस j कैप बच गया, 2i कैप माइनस j कैप, तो ये अपना हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, इस तरीके से अपना भाई यहाँ पे भी अपन इस तरीके से कर रहे थे कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ बच जाएगा। मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 8k और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया भाई, यहाँ पे 2i कैप आ जाएगा। अपन ने पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, 2i कैप माइनस j कैप। तो इस तरीके से अपन भी कर सकते हैं। भाई आप लोग क्या करो, क्या तो सीधा का सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। भाई फॉर्मूला में यूज करोगे तो Q1 Q2 को मैग्नीट्यूड के साथ रखोगे और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करोगे। आप लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करते हो तो आप लोग पता चल रहा है कि इसमें R वेक्टर का जो हेड होगा वो 2 कूलम की तरफ होगा। ठीक है जी, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 करना पड़ेगा आप लोगों को, जो आप लोग डायरेक्शन पहले से ले चुके हो। ठीक है जी, और फिर क्या लिख दोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जिस तरफ आर वेक्टर का हेड है उस वाले वेक्टर में से, उस वाले पोजीशन वेक्टर में से दूसरा वाला क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो अपन इस प्रकार कर दिया और आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार हो जाएगा भाई, देखना जरा। यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करना है ना भाई, यहाँ पे भी रूट 5 का स्क्वायर ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोग देख पा रहे हो कि 2D जो फिगर्स होते हैं, 2D जो फॉर्मेशन होता है उसमें तो आप लोग फोर्स की डायरेक्शन तो खुद ही अपने आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या होता है भाई 3D जो फॉर्मेट होता है, 3D फॉर्मेट में आप लोगों से क्या होगा कि फोर्स की डायरेक्शन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2D जो 3D जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगा तो वहां पे क्या होता है, अपने को इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है फोर्स की डायरेक्शन को इमेजिन करना, इसलिए अपन वेक्टर फॉर्म का वहां पे मैक्सिमम यूज करते हैं ताकि अपना आंसर जो आए वो क्या है, एग्जैक्ट आए। ठीक है जी, तो 3D फॉर्मेशन में 3D फॉर्मेट में अपन वेक्टर लो का यानी कि जो वेक्टर फॉर्म होता है कूलम्ब्स लो का वो यूज करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 2D फिगर्स में 2D जो होता है उसमें तो अपन आसानी से अपन खुद ही डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि भाई डायरेक्शन ये वाली होगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे देखना जरा मैंने क्या किया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने क्यूबॉइड फॉर्म में लिया है, क्यूब फॉर्म में लिया है। ठीक है जी, और इनकी साइड क्या है, बस साइड मान लो 1 मीटर, तो सबकी साइड क्या है 1 मीटर है, और मैंने सबके कॉर्नर्स पे क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। तो सबके कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए, क्यू चार्ज रखे हुए। ठीक है जी, अब इनको नामांकन भी कर दो कि इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया, इसको फिफ्थ बोल लो, 6th 7th 8th, ऐसे मैंने इनको नाम दे दिए। आप लोग किसी भी एक आवेश के ऊपर बाकी सब आवेश की वजह से क्या निकालना, आपको फोर्स निकालना है। भाई फाइंड नेट फोर्स ऑन
पहले वाले चार्ज के ऊपर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है कि उसके ऊपर परिणामी बल कितना लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन सबकी वजह से करना मुश्किल हो जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या ले, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे कि भाई इसकी वजह से वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, इसकी वजह से लिख देंगे, इसकी वजह से लिख देंगे, यानी कि बाकी सब चार्जेस की वजह से क्या कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में अपन लिख ही देंगे। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू, पहले 2 से निकाल लेते हैं, कैसे भी निकाल लो आप लोग जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है जी, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 निकाल लेते हैं, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 भाई लिखेंगे क्या अपन, आप लोग देख सकते हो कि सर के क्यू स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। आप लोग देखना है यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अपन लिख रहे हैं, तो ये क्या है, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, ये क्या है, ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, इसके लिए आपको जेड एक्सिस में जाना भाई, यहाँ इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालना है भाई, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। अगर मैं यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये क्या हुआ भाई, इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबके कोऑर्डिनेट आप लोग लिख लो और फिर उसके बाद सोल्व कर लो, ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी रहे। तो मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं क्या लिखोगे, 1,0। ठीक है जी, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाई, ये क्या है, एक्स, और ये जेड, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1,0,0, इस पे यहाँ पे क्या होगा 0,0,1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,1,0। ठीक है जी, आगे अपन बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या जाएगा, ये कौन सा प्लेन है भाई, एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन में क्या 0 होगा, वाई 0 होगा, एक्स जेड प्लेन में क्या 0 होगा, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक्स तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहां पे बात करें जेड की तो जेड क्या हो जाएगा, जेड भी क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा और जेड 1 हो जाएगा। भाई आप इसके लिए क्या कर रहे हो, भाई इसके लिए इधर जाना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है जी, ऊपर वाले की बात करूं तो ये कौन सा प्लेन है भाई, यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा 1,1,1,1 लोगे। ठीक है जी, और बात करें तो आप लोग देख सकते हो ये कौन सा प्लेन है भाई, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, तो एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। और इस वाले की बात करूं, इस वाले की बात करूं तो कौन सा प्लेन होगा, वाई एक्स वाई प्लेन होगा, तो 1,1,0। ठीक है जी, तो इस प्रकार अपन इनका रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। आपको अब क्या करना है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 निकालना है, तो कैसे लिखोगे, 1 के ऊपर निकालना 2 की वजह से, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1 और ये क्या जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप लोग भाई, जे कैप प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा जे कैप अपॉन √1 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 निकाल लेंगे, तो इसके ऊपर तो इसकी वजह से फोर्स निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी वजह से बाकी सब आगे से उसकी वजह से अपन क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, तो 2 की वजह से मैंने निकाल लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे 3 की वजह से निकालेंगे, तो 3 की वजह से आप लोग देख सकते हो तो क्या आएगा 1 - 0, 1 - 0 का स्क्वायर, 1 - 1 का, तो क्या बच जाएगा के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4, तो ए के ऊपर बल किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अपन क्या लिख देंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 5, तो 5 कहां पे है भाई, 5 आप लोगों को दिख रहा होगा कहां पे है भाई, 5 की बात करें तो ये रहा, तो इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स तो 0 हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर भाई के क्यू स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप अपॉन √2 का स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स ऑन वन ड्यू टू 6, ठीक है जी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 6, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के क्यू स्क्वायर, आप लोग देख सकते हो कि 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 1 - 0,
1 बच जाएगा, 1 के कैप बच जाएगा, ठीक है जी। तो के कैप अपॉन क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर। आगे बात करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 7, भाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 7, तो 7 की वजह से बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, तो 7 की वजह से आप लोग देख सकते हो कि क्या लिखोगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0, भाई 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 1 जे कैप, 1 माइनस 0 के कैप, ऐसे लिखोगे तो आपके पास बच जाएगा क्या, के क्यू स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या बच जाएगा, आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2 बच जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और कौन सा बच गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 7 हो गया, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 8, भाई कितने कॉर्नर्स है यहाँ पर, 8 कॉर्नर्स है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 8 है, तो 8 की वजह से अपन निकाले तो के क्यू स्क्वायर, आप लोग देख सकते हो 8 कहां पे है, 8 ये रहा, तो 1 माइनस 0 आई कैप, 1 माइनस 1 जे कैप और 1 माइनस 1 के कैप, तो क्या बच जाएगा, 1 आई कैप अपॉन 1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अब आप लोग क्या करोगे, सबकी वजह से आप लोगों ने निकाल लिया, और सबकी वजह से आप लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया, अब क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, सीधा सीधा सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा भाई क्या करोगे, एफ नेट निकालने के लिए, क्या करोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, इन सबको जोड़ देना है और क्या जाएगा, नेट फोर्स आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे क्या था भाई, इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल था, समझ में आ रहा है, इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल था कि अपन कैसे किस तरीके से इसको इमेजिन करें, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को किस तरीके से इमेजिन करें, वो थोड़ा 3D में मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इधर वेक्टर फॉर्म का यूज कर लेते हैं, वो अपने लिए आसान होता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अपन अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं, बिना वेक्टर फॉर्म को यूज किए बिना भी अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्शन अपन यानी कि अपने दिमाग से देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। अब मैं आपके पास, अपन ने देखा कूलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ साथ एग्जांपल देखे, अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि कूलाम्स लॉ जो होता है वो मीडियम में अपन क्या, भाई कूलाम्स लॉ को मीडियम में कैसे अप्लाई करेंगे। अभी अपन ने देखा था कि कूलाम्स लॉ जो अपन ने यूज किया, क्या तो वो वैक्यूम में या फिर एयर में, ठीक है जी। अपन देखेंगे कि यदि कूलाम्स लॉ जो है, अगर चार्जेस को क्या कर दिया जाए, अगर 2 पॉइंट चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए, तब कूलाम्स लॉ को अपन किस तरीके से लिखेंगे वो अपन अब देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो जरा देखना, तो लिख लेना नेक्स्ट हेडिंग, कूलाम्स लॉ इन ए मीडियम, तो कूलाम्स लॉ इन ए मीडियम, कूलाम्स लॉ इन ए मीडियम। तो मैंने क्या किया, मेरे पास Q1 और Q2 दो आवेश थे, ठीक है जी, Q1 और Q2 दो आवेश थे, दोनों मान लिया किसी डिस्टेंस पे थे, ठीक है जी, r डिस्टेंस पे मान लिया। अब मैंने क्या किया, पहले ये एयर में या वैक्यूम में रखे हुए थे, अब मैंने क्या किया, इस Q1 को उठाया और किस में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, किस में डाल दिया, H2O के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, इसमें पानी के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है जी। तो पानी के अंदर इसको डाल दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि यार इधर क्या आएगा, इधर प्लस आता है इसके ऊपर, यहाँ पे क्या जाता है, माइनस चार्ज आता है, H प्लस O माइनस, H प्लस O माइनस। तो आप लोग देख पाओगे कि जो Q1 क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, जब आपने इसको पानी में डालोगे तो जो पानी जो होता है उसमें जो O होगा, O वाला जो मोलिक्यूल, O वाला जो यहाँ पे ये जो एटम है, ठीक है जी, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इसकी तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, क्यों इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाएगा इसकी वजह से, और इंड्यूस चार्ज किस तरीके से डेवलप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
भाई ये जो माइनस लिखा है, माइनस वाला जो चार्ज है उसके ऊपर इस तरीके से डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। इस H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो O वाला जो एटम है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करें तो अब क्या होगा, अब आप लोग देख सकते हो कूलम्ब लॉ लगाना अपने को, ऐसा चाहो तो Q2 पे भी डाल सकते हो। Q2 को डाल दिया तो क्या हो जाएगा, Q2 के ऊपर भी माइनस चार्ज आएगा। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ भाई फोर्स नेट फोर्स ऑन Q1, नॉट नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। भाई Q2 की वजह से Q1 के ऊपर आप नेट फोर्स निकालो, तो अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे देखना जरा। आप लोग पता है कि सर ये Q2 जो चार्ज है, Q2 जो चार्ज है इसकी वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q1 के ऊपर। किधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q2 जो चार्ज है, आप लोग इसको पहले इसको हटा दो। ठीक है जी, तो Q2 जो चार्ज है उसकी वजह से क्या आएगा, Q1 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और इधर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर ये माइनस वाला जो चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस्ड हो गया, इसकी वजह से भी क्या होगा, माइनस की वजह से और Q2 की वजह से क्या होगा, फोर्स होगा कुछ ना कुछ। और फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि क्या करेगा, इसको इंड्यूस्ड चार्ज अपनी तरफ खींचेगा Q2 वाला। तो आप लोग देख पा रहे हो कि अब ये क्या कर रहा है, अब जो नेट फोर्स आएगा वो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट भी करेगा। समझ में आ रहा है, तब नेट फोर्स जो आएगा वो क्या लिखेंगे अपन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो माइनस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। वे कुछ ना कुछ घटाएंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 और Q2 के बीच में। ठीक है जी, उसमें से क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। कम किसकी वजह से हो जाएगा, क्योंकि भाई H2O का जो O वाला जो एटम है इसकी वजह से इसके ऊपर जो माइनस चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो गया Q के ऊपर। और जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो गया तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा Q2 वाला चार्ज, तो इंड्यूस्ड फोर्स डेवलप होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड फोर्स डेवलप हो रहा है ये क्या कर रहा है, Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको क्या करेगा, कम करेगा। तब लोगों को समझ में आता है। ठीक है जी, अब आप लोगों से बोल सकता हूँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप लोग डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हो कि कम कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ फैक्टर कम होगा। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर माइनस लगा सकते हो। ठीक है जी, तो दोनों कपड़े क्या डाला है, पानी के अंदर ढाला है। अब आप लोगों से बात करूं कि मान लीजिए भाई कम हो जाएगा और कम कुछ फैक्टर होगा, तो आप लोग लिख सकते हो Q1 Q2, ये क्या होगा, कम होगा। और कम किस तरीके से होता है देखना, K इसको ऊपर लिखेंगे, K को क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, Q1 Q2 अपॉन जो जिस फैक्टर से कम होगा उसको मैं लिख रहा हूं ER से। किससे, ER से। जिस फैक्टर से फोर्स कम हो रहा है उस फैक्टर को मैं किससे लिख रहा हूं, ER से लिख रहा हूं। ठीक है जी, अपॉन क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं अगर फोर्स अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है तो। ठीक है जी, तो आप लोग पता है कि ER से क्या हो जा रहा है, ER फैक्टर से कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम होगा, और कम होगा वो क्या होगा, ER फैक्टर से कम हो जाएगा। जैसे आप लोगों से बोलूं कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, उनके बीच में क्या लग रहा है भाई, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एक ऐसे मीडियम में ढाल दिया या फिर पानी में ढाल दिया, भाई पानी में ढाल दिया। ठीक है जी, तो पानी में अगर इसको ढाल दे, क्या दो Q1 Q2 चार्जेस थे जिनके बीच में मान लो 81 न्यूटन फोर्स लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था, 81 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अब मैं उनको पानी में डाल दिया, तब लोग आप लोग बता सकते हो कि अब जो नेट फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में, क्या वो 81 होगा या फिर क्या होगा। आप लोग ये बोल दोगे कि सर क्या होगा, फोर्स तो कम होगा। और फोर्स कितना कम होगा, जितना भाई उस डिपेंड करता है कि उस पानी का ER कितना है, उस पानी का क्या है, ER कितना है, उस फैक्टर से क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। और ये ER को आप बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है जी, और उस जो पानी जो होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या होता है, 81 होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो।
ठीक है जी। पानी का जो डायरेक्टिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 81 होता है, और एयर और जो वैक्यूम होती है उसका डायरेक्टिक कांस्टेंट अपन अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो हम बात करें किसकी, वाटर में अगर आपने डाल दिया जो Q1 Q2 जो चार्जेस थे उनके बीच में 81 न्यूटन जो फोर्स लग रहा था, अगर अपन उनको पानी के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा 81 से डिवाइड और कर देंगे उसको, क्योंकि ER टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है जी। कम हो जाएगा तो क्या कर देंगे 81 से उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1 न्यूटन बच जाएगा। जो पहले 81 न्यूटन जो फोर्स लग रहा था क्या हो जाएगा 1 न्यूटन ही रह जाएगा। तब लोग ये समझ में आता है। आप लोग देख सकते हो कि जो ER जो होगा इसको बोलते हैं क्या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है जी। आगे बात करें तो आप लोग देखना है यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट क्या है ये एप्सिलॉन नॉट ER, जो एप्सिलॉन नॉट ER जो होता है उसको अपन ए से भी रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ER इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो E अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है जी। और इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है जी। अगर अपन बात करें तो E नोट ER का लिख सकते हैं पर E लिख सकते हैं। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा F नेट क्या जाएगा वेक्टर फॉर्म में, F नेट जो है वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा भाई Q1 Q2 R वेक्टर, भाई ऊपर नीचे क्या कर देंगे इसको कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और R कैप क्या होगा R कैप होगा R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या भाई इसको R कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो क्या था मैग्नीट्यूड, भाई क्या था मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैप क्या होगा भाई जो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म आप लोग देख सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER अपॉन इसका क्यूब, भाई इस फॉर्म में आप लोग वेक्टर फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हो, समझ में आता है इतना सा। तो एफ नोट क्या जाएगा भाई ये आ जाएगा। तो ये क्या था कूलम्ब फ्लो इन ए मीडियम था। अब मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेता हूं, तो आप लोगों से जी के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों को ER दे रखा होगा, ठीक है जी। पहले आपको फोर्स दे रखा होगा भाई क्या पहले दो चार्जेस होंगे वो किस में रखे होंगे एयर में या फिर वैक्यूम में रखे होंगे, फिर बाद में वो बोलेगा कि भाई कोई मीडियम है जिसका ER ये है, भाई मान लो पहले 18 न्यूटन फोर्स था जब अपन ने एयर में रखा हुआ था, फिर एक मीडियम में रख दिया जिसका ER 3 था, ठीक है क्या है 3 है, तब जो नेट फोर्स आएगा वो कितना जाएगा 18/3 हो जाएगा, यानी कि 6 न्यूटन फोर्स रह जाएगा। अपन उस मीडियम में अगर उन आवेशों को रख देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कुछ फैक्टर से कम हो जाएगा, और अगर ER 3 दे रखा है आप लोगों को तो क्या हो जाएगा ना ER 3 दे रखा है तो क्या हो जाएगा वो 6 न्यूटन ही बच जाएगा। और जो यानी कि ER जो होता है उसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है जी। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का क्या होता है 1 होता है, वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर जो ER है 4 एयर एंड वैक्यूम, भाई एयर और वैक्यूम के लिए जो ER जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर अपन वाटर की बात करें तो वाटर के लिए क्या हो जाता है 81 हो जाता है। तो इस तरीके से अपन और भी एग्जांपल चाहे तो इसमें लिख सकते हैं आप लोगों को। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यानी कि इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक ही क्वेश्चन करेंगे और वो थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन करेंगे, देखना जरा यहां पर। चलिए आगे देखते हैं ना। क्वेश्चन की बात करें तो मैंने क्या किया एक पेंडुलम ली, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था कि किसमें है भाई इक्विलिब्रियम में, ये क्या रखा है एक बॉल लगाई है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉल पे चार्ज क्या है Q है, मास M है भाई, ये भी क्या है चार्ज Q है, मास M है, ठीक है जी। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, और ये दोनों किस में है इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी क्या है भाई, डेंसिटी इस बॉल की जो डेंसिटी है वो है 1.8 ग्राम पर
मीटर क्यूब मान लीजिए, ठीक है जी। अब आगे बात करें तो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट, ये जो पूरा सिस्टम है इसको उठा के मीडियम में लिख दिया, मीडियम में पुट कर दिया, वाटर में मान लीजिए, ठीक है जी। इसके मीडियम की जो डेंसिटी थी वो है 0.8 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। आगे अपन बात करें तो आगे अपन बोल सकते हैं क्या कि इसको मैंने इसमें सिस्टम में पुट कर दिया, तो इस पुट करने से क्या हुआ भाई, पुट करने से इक्विलिब्रियम वही रहा, यानी कि एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो क्या है 30 डिग्री रहा। तो आपको बताना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मीडियम का वो क्या होगा, इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, यानी कि आपको ER निकालना है और इसको बड़ा कैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जैसे वाटर का क्या होता है 81 होता है, ठीक है जी। तो अपन आगे बात करें तो आप लोग देखना है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है जी। ये धरती माता mg लगा रही है, तो ये क्या होगा, इधर t cos थीटा आएगा, इधर t sin थीटा आएगा, आप लोग समझ सकते हो। ये क्या है t sin थीटा, और इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरफ। आप मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लीजिए, r मान लीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना आएगा, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या जाएगा यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, और एम जी को क्या लिख देंगे भाई, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम इंटू जी। भाई ग्राम पर क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अपन क्या करेंगे, रो वीजी लिख देंगे। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को उठा के मीडियम के अंदर पुट कर दिया, तो ये बोल रहा है कि भाई एंगल कितना है 30 डिग्री है फिर भी, तो यानी कि क्या क्या करेंगे अपन, बेबी अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की बात करूँ यहाँ पे भी tan थीटा आएगा, लेकिन आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या एडिशन हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा भाई, आपके साथ नीचे mg तो लग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपन ने लिक्विड पानी में ढाला है, तो पानी में ढाला तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बोयेंसी फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा, बोयेंसी फोर्स लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, जो mg है mg में से क्या माइनस कर देंगे, बोयेंसी फोर्स। भाई इक्वेशन तो वही बनेगी, t sin थीटा इज इक्वल टू दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और t cos थीटा क्या होगा, mg माइनस बोयेंसी फोर्स, ऐसे लिखोगे और फिर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू भाई ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे, mg माइनस बोयेंसी फोर्स, mg माइनस बोयेंसी फोर्स। भाई ये वाली इक्वेशन तो इसमें यही रहने वाली है भाई, t ये आएगा, इधर क्या आएगा, t cos थीटा t sin थीटा, और वही के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्या, बोयेंसी फोर्स लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू जी। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इस वी के बराबर होगी, यानी कि क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैं बात करेंगे, अगर दोनों को बराबर पुट कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो कि के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू क्या आएगा अभी, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट v इंटू जी माइनस रो ऑफ मीडियम v इंटू जी। तो के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी जी कॉमन ले लेंगे तो वी जी से वी जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको ऊपर सोल्व कर दे रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू रो, और एक मिनट भाई अपन ने क्या किया, मीडियम में रखा
तो आप लोगों को पता है कि सर मीडियम में रखने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और जो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, k² अपॉन ई आर और डिवाइड भी कर देंगे, क्या कर देंगे, ई आर और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ई आर और आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा, ई आर आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, k² से k² कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ, भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन ने देखा कि ये क्या बच गया, अपन इसको इस प्रकार लिख देंगे 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ये एप्सिलॉन नॉट r क्या आ रहा है, अभी अपन ने देखा कि जब मीडियम में रख देते हैं तो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आप लोग देख सकते हो क्या आएगा, 1 अपॉन ई आर इंटू रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड। ठीक है जी। तो क्या बच गया यहाँ पे, ई आर इज इक्वल टू, आप लोग देख रहे हो रो ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है 1.8। ठीक है जी, 1.8 दे रखी है, और यहाँ पे लिख लेना 1.6 लिख लेना, इसको भी क्या लिखना 1.6। तो मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या होगी 1.6 लिखना। तो क्या आएगा आपके पास, क्योंकि 1.6 लोगे तो आपकी थोड़ी आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है जी। तो 1.8 और ये क्या जाएगा 1.8 माइनस 0.6। तो आप लोग देख सकते हो कि क्या बचेगा यहां पर, भाई यहां पे क्या जाएगा, तो अपन ने यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.8, 1.8। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आप लोगों को थोड़ा और ठीक कर लो इसको। तो इसको तो आप ऐसा करो कि 0.8 ही रहने दो। ठीक है जी, इसको आप 0.8 ही रहने दो, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको 1.6 कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कर लीजिए 1.6 कर लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए 0.8 कर लीजिए मीडियम की डेंसिटी को। तो आप लोग देख सकते हो 1.6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1.6 और एक हो जाएगा 0.8। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, उसको सोल्व करोगे तब, क्योंकि 1.6 माइनस 0.8 होगा तो क्या बच जाएगा 0.8 नीचे बच जाएगा, और ऊपर क्या है 1.6 बच जाएगा। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8 करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर निकालना था। तो ई आर जो मीडियम का होगा क्या हो जाएगा भाई, जो मीडियम जिसकी डेंसिटी 0.8 है वो क्या है, डेंसिटी लिक्विड की। ठीक है जी। तो इसकी डेंसिटी जिसकी 0.8 है उसका ई आर कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोग देखना, अपन ने देखा क्या डेंसिटी यानी कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो मैंने कि मीडियम में कैसे वैलिड होता है। ठीक है जी, वो अपन ने देख लिया और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी कर ली। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत कूलम्ब्स लॉ का आइडिया पूरा होना चाहिए, और आप लोगों का पूरा लेक्चर जितने भी मैंने लिए हैं अभी तक वो सारे आपको देखे हुए होने चाहिए। अगर आप लोगों ने वो देख रखा है तो आपको पढ़ने में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो हेडिंग डालना इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो जरा समझना क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सुनना जरा। मैंने क्या किया, एक क्यू चार्ज लिया भाई, एक क्यू चार्ज लिया, उस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है जी। क्यू चार्ज क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे सुनना जरा, यहाँ पे मैंने क्या किया, r डिस्टेंस में क्यू नोट चार्ज ले लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा भाई, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है जी, इस वाले क्यू वाले चार्ज की वजह से, यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है किस वाले चार्ज की वजह से, क्यू वाले चार्ज की वजह से, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू। ठीक है जी। तो अपने को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली
फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नोट। समझ में आ रहा है भाई? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू क्यू अपॉन क्यू नोट। तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यूनिट क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। भाई न्यूटन ये हो गया और पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। भाई फोर्स ऑन क्या लिखेंगे इसको? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन चार्ज। ठीक है जी, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन चार्ज। तो यहां पे अपन बात करें तो आप लोग अब लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भाई पॉइंट चार्ज मतलब ये भी पॉइंट चार्ज था, तो अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे यदि आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आप लोग इसको किस वे में परिभाषित करोगे कि भाई जो बिंदुवत आवेश होता है उससे आर डिस्टेंस की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाए? तो आप लोग समझना, आप इसको परिभाषित इस तरीके से कर सकते हो कि सर Q वाले चार्ज की वजह से अपन क्या करें? यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दे। भाई टेस्ट चार्ज क्या ले लूँ मैं? 1 कूलम ले लूँ। तो जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर यानी Q वाले चार्ज की वजह से जिस डिस्टेंस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या कर दो? 1 कूलम चार्ज रख दो। यानी कि Q वाले चार्ज की वजह से 1 कूलम वाले चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वही क्या एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, भाई 1 कूलम वाले चार्ज के ऊपर Q वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप लोग देखो कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? फोर्स KQ 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा एक्चुअली में? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? KQ अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हो? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोग जानते हो कि सर क्या करना पड़ेगा? इसको आर, ये तो मैग्नीट्यूड है और इसको आर कैप से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस KQ अपॉन आर स्क्वायर को क्या करेंगे भाई? आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आर कैप क्या होता है? आर कैप आप लोग जानते हो कि आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। भाई आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा भाई? KQ आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। भाई क्या था? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था। तो इसको ऐसे लिख देंगे आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी? KQ आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सुनना जरा, यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो कि सर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बताओ भाई Q वाले चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? भाई Q वाले चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर Q वाले चार्ज की वजह से अगर आप 1 कूलम चार्ज लेते हैं, 1 कूलम यदि टेस्ट चार्ज लेते हैं तो जो उसके बाद फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप लोग समझ सकते हो जो अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दूंगा तो इस Q वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? इधर आएगी। और ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं यदि -Q चार्ज लिया है मैंने, क्या लिया भाई? -Q चार्ज लिया है तो उससे आर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी? मैं अगर फोर्स की बात करूं तो मैं 1 कूलम चार्ज रख दूंगा तो ये -Q क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब इस तरफ, और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई? आप लोग बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके वाले केस में क्या होगी? ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई? पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी एंड नेगेटिव की तो क्या होगी? इस तरफ हो जाएगी। ठीक है जी। आगे अपन बात करें तो आप लोगों से यही पूछा जा सकता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आप लोग बोल सकते हो कि सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस कैसा ग्राफ बनाओ, आर का ग्राफ बनाओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जैसे यहाँ पे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और कैसे, तेजी से कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आर का स्क्वायर है। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आर को अगर इन्फिनिटी रख देंगे, आर को यदि इन्फिनिटी रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यदि मैं आर को जीरो पुट करता हूं तो यदि आर क्या होता है, जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगी। और यदि मैं आर को क्या रख दूं, इन्फिनिटी रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी भाई, टेंड्स टू जीरो जाएगी। समझ में आ रहा है, मैं आर को जीरो रख दूंगा तो क्या जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर आर को इन्फिनिटी रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर जब आर जीरो होगा तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी जा रही है, कब, जब आर जीरो है। भाई इन्फिनिटी मतलब कि ग्राफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, लेकिन इसकी शराफत क्या है कि ये इस वाली वाई एक्सिस को कभी छू नहीं रहा है। समझ में आ रहा है भाई, इलेक्ट्रिक अगर ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को छू देगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है जी। लेकिन अपने को एग्जिस्ट नहीं करानी, क्योंकि अपने को पता है कि जब आर जीरो होना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जानी चाहिए, इन्फिनिटी की तरफ जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, इस वे में हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, ठीक है जी। अगर आप लोगों से यही पूछा जा सकता है, अगर आप लोगों से यही पूछा जा सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाओ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाओ, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये तो क्या जाएगा y, और ये क्या जाएगा m, और ये क्या जाएगा 1/r² x, तो y = mx जैसा हो जाएगा। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है आप क्या बोलोगे, सर इसको तो क्या मानो, y मानो, ये kq, और ये क्या हो जाएगा 1/r², तो क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लो, ये तो x मान लिया अपन ने, तो y = mx जैसा ग्राफ बन जाएगा। तो कैसा बनेगा ग्राफ, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1/r² का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्ब होगी। आप लोग चाहो तो इसको फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन, भाई फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो, अपॉन टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिख सकते हो kq अपॉन r² लिख सकते हो। अपन ने इसका वेक्टर फॉर्म में देख लिया, साथ ही साथ अपने डायरेक्शन निकालना देख ली। अगर प्लस वाला चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उससे दूर की तरफ होगी, और माइनस वाला चार्ज हो तो उसकी तरफ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ ही साथ अपन ने ग्राफ भी देख लिया। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की पूरी चर्चाएं। अब मैं आपसे आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो फिगर्स होते हैं, जो अपने काम के हैं, जो अपने नीट में या फिर IIT में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी वजह से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड रोड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रोड, परिमित लंबाई की जो छड़ होती है, परिमित लंबाई की जो छड़ होगी उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। तो लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड, ठीक है जी। भाई फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जरा ध्यान से देखना। तो मैंने एक रोड ले ली, ठीक है जी, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, इस रोड की वजह से हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सुनना जरा ध्यान से, क्या किया मैंने, यहां से मैंने मिड पॉइंट, यहां से मैंने क्या कर लिया, डी दूरी पे, इससे डी दूरी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी। और ये क्या है, इससे परपेंडिकुलरली है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया भाई, यहां से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दूरी पर, डी दूरी पर आपको क्या निकालना है, इस चार्ज रोड, यानी कि इसको मान लो कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि पर मीटर में लैम्डा चार्ज
डिस्ट्रीब्यूट है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, इसके इस चार्ज रोड की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से क्या निकालना है, डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप इसका प्रोसीजर समझिए कैसे निकाला जाएगा। आप लोगों को समझ में आता है कि सर इसको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन से पार नहीं पड़ेगी। कैसे भाई, सुनो, मैंने आप लोगों को बोला कि क्या करो, वाई पे जाके, भाई वाई पे जाके क्या कर लो, एक छोटा सा थिकनेस ले लो डी वाई। भाई वाई पे जाके क्या कर लो, छोटा सा थिकनेस ले लो डी वाई। आप लोग बताया कि सर डी वाई में डी क्यू चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा, और डी क्यू लिख सकते हैं आप लोग क्या, लैम्डा, लैम्डा डी वाई। ठीक है जी, लैम्डा डी वाई। तो अपन बात करें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्या करो सर, थीटा पे जाके, थीटा पे जाके क्या, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा में क्या होगा, डी वाई छोटा सा चार्ज होगा, डी थीटा थिकनेस में क्या होगा, छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, और उसको क्या लिख देंगे, लैम्डा डी वाई भी लिख सकते हैं। और ये मान लेना कि मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है जी, इसको मैं आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं क्या, कि यहां से y पे dy, और ये क्या किया ऐसे, इस तरीके से मैं इसको बना दे रहा हूं, ये थीटा और ये डी थीटा। ठीक है जी, और डिस्टेंस क्या है, d। तो आप लोग क्या बोलोगे सर, ये डी वाई में क्या है, डी क्यू चार्ज है, डी क्यू क्या लिख दोगे, लैम्डा डी वाई लिख देंगे। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से होगी, डी होगी, और डी क्या होगी, के क्यू क्या है, लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, भाई ये वाली डिस्टेंस होगी। इसको आप क्या लिखोगे सर, इसको अपन लिख देंगे क्या, आप लोग बोल सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी अपॉन जो भी ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है जी, इसको अपन h मान लिया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। समझ में आता है आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या लिख दिया, डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये क्या है, भाई ये डी सेक थीटा आ गई अपने पास, यहां से लेके यहां तक। आगे अपन बात करें तो d क्या आ जाएगा, भाई d क्या आ गया अपने यहां पर, आप लोग dy, अब देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सर यहां पे क्या है, y भी वेरिएबल है, भाई y भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और थीटा भी वेरी कर रहा है, लेकिन वेरिएबल एक में होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। भाई इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, इस क्या तो थीटा को y की फॉर्मेट में लिखो या फिर y को थीटा की फॉर्मेट में लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, y को थीटा की फॉर्मेट में लिख ले रहा हूं। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, भाई थीटा को y की फॉर्मेट में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, आप लोग बोल सकते हो कि सर लिख दो y अपॉन डी। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू डी टेन थीटा, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है जी, तो डी क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, डी आप लोगों के पास आ जाएगा के लैम्डा डी वाई, मैं डी वाई से क्या रख दो अब, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा, डी डी आ जाएगा, और डी क्या जाएगा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी, भाई के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी क्या बच जाएगा, डी थीटा बच जाएगा। ठीक है जी, ये तो क्या आ गया, डी आ गया। आप लोग क्या बोलोगे सर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर क्या आएगा, डी कोस थीटा आएगा, इधर क्या आएगा, डी साइन थीटा आएगा। ठीक है जी, ये क्या है, ये क्या है, डी जो आया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये किस में ले लिया, परपेंडिकुलर है इससे, बेस से क्या है, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, और ये क्या है, पैरेलल वाली है, ये डी पैरेलल है। तो अपन क्या करेंगे, डी परपेंडिकुलर में अलग से निकालेंगे, डी पैरेलल में अलग से निकाल लेंगे, और उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। वो क्या जाएगा, अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, किसकी वजह से, इस वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से। तो मैं पहले आप लोगों को परपेंडिकुलर में निकाल के दिखा दे रहा हूं, फिर पैरेलल में निकालना सीखेंगे अपन। तो परपेंडिकुलर में निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं कि सर डी परपेंडिकुलर क्या होगा, भाई डी परपेंडिकुलर क्या लिखूंगा मैं, डी कोस थीटा
और डी कोस डी को जगह लिख दूंगा के लैम्डा डी थीटा बाई डी, डी को क्या लिख देंगे भाई डी परपेंडिकुलर, और डी की जगह लिख दो के लैम्डा डी थीटा, के लैम्डा बाई डी कोस थीटा डी थीटा। और आप लोगों को पता है कि सर ये जो परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो तो डी क्यू वाले चार्ज की वजह से आई है जो डी वाई थिकनेस में था, लेकिन अपने को तो पूरे वायर की वजह से निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा में अपने को सारी चीजें चाहिए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, मैंने बोला कि ये एंगल क्या मान लिया भाई, ये एंगल मैंने मान लिया क्या। आप लोगों को ये याद रखना है कि मैं एंगल कहां से कैसे ले रहा हूं, ठीक है जी। इस तरीके से ले रहा हूं मैं, इस तरीके से, तो ये थीटा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये मैंने मान लिया क्या माइनस थीटा 2, ठीक है जी। माइनस भाई ऊपर की तरफ प्लस ले लेंगे तो नीचे की तरफ क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस थीटा 2, ठीक है जी। तो अपन इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या जाएगा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, और इंटीग्रेट कहां से करेंगे माइनस थीटा 1 से भाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हो जाएगा के लैम्डा बाई डी तो बाहर आ जाएगा भाई, के लैम्डा बाई डी तो बाहर आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो मैंने अब इंटीग्रेशन का लेक्चर अपलोड कर दिया, आप लोग को देख सकते हो बेसिक मैथ के अंदर, मैंने प्लेलिस्ट अरेंज कर दी है, तो उसमें बेसिक मैथ के अंदर आप लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो लेक्चर है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है जी। फिर आगे आप इसको समझ सकते हो। आगे अपन बात करें तो के लैम्डा बाई डी बाहर आ गया, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा भाई, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा और माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 1, समझ में आता है जी। तो क्या जाएगा यहाँ पर, इसको आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो के लैम्डा बाई डी आप लोग क्या रख दोगे लिमिट रख दोगे, तो साइन थीटा 1 माइनस मैं क्या लिखेंगे माइनस और फिर साइन माइनस थीटा 2, इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या जाएगा के लैम्डा बाई डी, आप लोग देख सकते हो कि सर ये माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या जाएगा आंसर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये क्या जाएगा भाई ई परपेंडिकुलर। तो आप लोग देख सकते हो कि ई परपेंडिकुलर क्या जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये तो क्या है ई परपेंडिकुलर आया है, इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है ई पैरेलल भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, किसको जो अभी मैंने ई परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप लोग इसको उतार ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो अपन ने ई परपेंडिकुलर निकाल लिया क्या के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि मैं एंगल किस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है जी। ऊपर की तरफ प्लस लिया, नीचे की तरफ माइनस लिया, और कहां से ले रहा हूं इस परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस से ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। अब मेरा मकसद है क्या ई पैरेलल निकालना, तो डी पैरेलल क्या आया था भाई डी साइन थीटा आया था, डी साइन थीटा आया था। अब इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे भाई वही माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक करेंगे, समझ में आता है। तो क्या आ जाएगा भाई ई पैरेलल इज इक्वल टू ई नेट पैरेलल आ जाएगा, ई नेट पैरेलल आप लोग चाहो तो सब लिख लो ई नेट पैरेलल। तो ई नेट पैरेलल क्या आएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे के लैम्डा बाई डी, डी को जाके रख देंगे के लैम्डा बाई डी डी थीटा, के लैम्डा बाई डी डी थीटा, इसको तो ऐसे रहने दो और यहाँ पे लिख लो क्या के लैम्डा बाई डी तो वैसे बाहर आ जाएगा, वैसे से क्या रख देंगे के लैम्डा बाई डी डी थीटा, समझ में आ रहा है। तो आपके पास क्या है के लैम्डा बाई डी तो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दोगे सर इंटीग्रेट माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कर देंगे। आप चाहो तो इस माइनस को बाहर भी ले सकते हो, तो माइनस को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस के लैम्डा बाई डी, और आप क्या रख दो लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस माइनस थीटा 2। और आप लोग बताए कि सर कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जाएगा आंसर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2, भाई इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा 2 लिख सकते हो सीधा का सीधा, समझ में आ रहा है।
और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। आंसर आ जाएगा ई पैरेलल क्या के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है जी। तो आगे अपन बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ई परपेंडिकुलर अपन ने निकाला क्या के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 निकाला, और ई पैरेलल क्या निकाला के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 निकाला। ठीक है जी। तो आगे अपन बात करें तो आप लोग को इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखनी है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा देखना है क्या, अगर मान लो 30 है और ये 60 है तो आपको 30 और 60 डायरेक्ट पुट कर देना है। ऐसा नहीं है तो सर अगर ये 30 है तो 30 पुट करेंगे और ये नीचे वाला 60 है तो माइनस 60 पुट करेंगे, नहीं, क्योंकि माइनस 60 इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पुट कर दिया है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, सुनना जरा। तो अपन ने ई पैरेलल निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है जी। तो ये अपने लिए काफी है। और ई नेट निकालना तो क्या कर देंगे, ई पैरेलल वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो देखना जरा यहां पर, तो आप लोगों से बात करूं सुनना, मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, भाई डिस्टेंस क्या है, मैंने ले ली ए, मान लो डिस्टेंस कितनी ले ली, ए ले ली, ये एंगल ले लिया 30, ये एंगल ले लिया 60। आप लोग बताना है कि डी क्या होगा, यहां पर डी क्या होगा, थीटा 1 क्या होगा और थीटा 2 क्या होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर यहां पे डी क्या होगा, डी तो एक इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, भाई यही क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 30 डिग्री हो जाएगा, भाई ये क्या है पॉजिटिव साइड में मेजर कर रहे हैं, ये 30 ले लेंगे। और थीटा 2 को कई आप सोच रहे होंगे कि सर माइनस 60 लेंगे, नहीं माइनस 60 नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पुट कर दिया, जो अपना आंसर आया है वो माइनस पुट करके आया है, तब अपने को उसमें हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट क्या पुट करेंगे 60 ही पुट कर देंगे। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि इस वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, अपन ने क्या घुमा, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आ रहा है थीटा 2 आ रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आ रहा है थीटा 1 आ रहा है। तो थीटा 1 क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा और थीटा 2 क्या जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। आगे अपन बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। अभी तो अपन ने फाइनाइट के लिए पढ़ा था, अब अपन इनफाइनाइट के लिए पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग में जरा से चेंज कर लेना, इनफाइनाइट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड रोड। तो इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार मैं बोल सकता हूं। ठीक है जी। और इसमें क्या कर दिया मैंने, वही लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वही डिस्टेंस अपन ने ले ली। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर अपन ने फॉर्मूला निकाला था फाइनाइट के लिए जो ई पैरेलल का जो फॉर्मूला निकाला था और ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाला था, तो परपेंडिकुलर का अपने पास आया था के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अपना फॉर्मूला आया था किसके लिए, फाइनाइट के लिए। और इसमें आया था के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये किसके लिए केस था, फाइनाइट रोड, फाइनाइट के लिए ना भाई, फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के लिए था। अब देख लो यहाँ पर, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा भाई, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऊपर वाले एंड से ज्वाइन करोगे तो आप लोग देख सकते हो सर क्या कर देंगे यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो कि थीटा 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि आप लोग ऊपर कहीं ये क्या जा रहा है अनंत तक जा रहा है ये तो थीटा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और ऐसे थीटा 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो किस वाले केस में हो जाएगा, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। तो आप लोग कुछ नहीं करना, थीटा 1 की जगह 90 पुट कर देना है और थीटा 2 की जगह क्या कर देना है 90 पुट कर देना है। किस वाले केस में, फाइनाइट वाले केस में जो अपन ने निकाला था उसमें। तो ई पैरेलल आ जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। और अपन ने यहाँ पे 90 पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन 90 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो क्या जाएगा ई पैरेलल तो 0 आ जाएगा अपने पास, और ई परपेंडिकुलर कितना जाएगा,
ये तो 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो क्या जाएगा 2k लैम्डा बाई डी आ जाएगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो क्या होगी परपेंडिकुलर में होगी कितनी 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी, और पैरेलल में क्या होगी ई पैरेलल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आता है अभी? ई परपेंडिकुलर क्या जाएगी 2k लैम्डा बाई डी आ जाएगा और ई पैरेलल क्या जाएगा, ई पैरेलल क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपन आगे बात करें तो अपन देख सकते हैं, तो अपन ने क्या निकाल लिया इनफाइनाइट चार्ज रोड की वजह से निकाल लिया। अपन ने देखा कि परपेंडिकुलर में कितना रही थी 2k लैम्डा बाई डी आ रहा था और पैरेलल में कितना आ रहा था 0 आ रहा था। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट की। भाई सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं। अगर सेमी इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ठीक है जी। भाई सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। तो सेमी इनफाइनाइट की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि सर क्या हो रहा है इसमें, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और यहां से क्या ले लेंगे डी डिस्टेंस पे ले लेंगे। ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो सर यहाँ पे θ1 तो क्या हुआ 90 हो जाएगा, लेकिन θ2 क्या हो रहा है यहाँ पर 0 होगा। भाई θ2 क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि क्या है नीचे की तरफ तो कोई पोर्शन ही नहीं है, तो θ2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। वही केस करना आपको कि जो ई पैरेलल वाला जो केस था वो क्या था k लैम्डा बाई डी कोस θ2 माइनस कोस θ1 था। भाई k लैम्डा बाई डी क्या था भाई कोस θ2 माइनस कोस θ1 था, और वो परपेंडिकुलर वाला केस क्या था k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 था। तो θ1 की जगह 90 पुट कर दो और θ2 की जगह क्या रख दो 0 रख दो। समझ में आता है भाई? तब लोग ऐसा कर दोगे तब लोग के पास क्या जाएगा भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि परपेंडिकुलर में कितना जाएगा ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये था फाइनाइट के लिए, फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड के लिए, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। यहाँ पे 90 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तब लोग पास आ जाएगा k लैम्डा बाई डी 1 + 0, तो k लैम्डा बाई डी आ जाएगा। इसी तरीके से ई पैरेलल क्या जाएगा भाई θ2 की जगह 0 पुट कर दो, θ1 की जगह 90 पुट कर दोगे। आप लोग जानते हो cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0 होता है। भाई cos 90 थीटा की जगह 90 रखेंगे, इस तरीके की जगह 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई k लैम्डा बाई डी, इसमें भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई 1 - 0, तो k लैम्डा बाई डी ही इस वाले केस में भी आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि सेमी इनफाइनाइट वायर जिसमें लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, उस वाले केस में डी डिस्टेंस पे जो पैरेलल परपेंडिकुलर में आएगा वो कितनी आएगी k लैम्डा बाई डी आएगी, और जो पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो भी k लैम्डा बाई डी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अपन ने 3 केस देख लिए, फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड और सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। आपको ये तीनों के तीनों केस याद होने चाहिए। आप लोग ये भी देखना जरा, इनकी डायरेक्शन भी याद रखना। मैंने क्या देखा यहाँ पर, ये पोर्शन ऊपर की तरफ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल में किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही थी, पूरा पोर्शन ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, कौन सी, पैरेलल वाली। ठीक है जी। अब आप लोगों से कुछ आपको एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देखना जरा, मैं यहाँ पे कुछ साथ एग्जाम्पल की बात करना चाह रहा हूं। तो बच्चों इसके से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं इस नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है जी। तब तक आप लोग इस जो लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से देख लो और आप लोग जो प्रीवियस वाले लेक्चर हैं उनको भी अच्छे से देख लो। ठीक है जी। गुड बाय, थैंक यू।